हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स कंटिन्यू आवर क्लास। अभी तक हम लोगों ने अपना इक्वालिटी का चैप्टर का कुछ पोर्शन रीड कर लिया है, जिसमें हमने 3 स्टोरीज रीड करी थी। कांता, एक डोमेस्टिक वर्कर, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर मेंशन किया कि उनको किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ी थी, और मिस्टर अंसारीज़ की। ठीक है, तीनों ने ही अपने अपने लेवल पर अलग अलग तरह की डिस्क्रिमिनेशन को, अनइक्वालिटी को फेस किया था। अभी हम आगे अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। Next is equality in Indian democracy. The Indian Constitution recognize every person as equal. हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो हर पर्सन को इक्वल रिकॉग्नाइज करता है। दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन कंट्री इंक्लूडिंग मेल फीमेल पर्सन्स फ्रॉम ऑल कास्ट, रिलीजन्स, ट्राइब, educational, economic backgrounds are recognized as equal. This is not to say that inequality ceases to exist. वो क्या कहते हैं कि हर पर्सन, चाहे वो कास्ट के बेस पर हो, रिलीजन के बेस पर हो, ट्राइब्स के बेस पर, एजुकेशन के बेस के ऊपर, हर तरीके से क्या है, इक्वल है। दिस इज़ नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी सीजेस टू एग्जिस्ट, इट डज नॉट, बट एट लीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड। While earlier no law existed to protect people from discrimination and ill treatment, now there are several that work to see that people are treated with dignity and as equals. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15, 16, 17 फंडामेंटल राइट्स के अंदर हम लोगों को मेंशन किया हुआ है कि सभी पीपल्स क्या है, इक्वल हैं। दे ऑल हैव इक्वल राइट टू वोट। रिलीजन के बेस के ऊपर और कास्ट सिस्टम के बेस के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर बेस्ड कोई भी अनइक्वालिटी किसी के साथ भी ट्रीट नहीं की जाएगी। एंड पहले के टाइम में क्या होता था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लॉ नहीं था जो लोगों को डिस्क्रिमिनेशन से, इल ट्रीटमेंट से प्रोटेक्ट कर सके। बट अब आज के टाइम में क्या है, उनकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए दैट अब बहुत सारे लॉ बना दिए गए हैं। दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड सम ऑफ द following provisions in the constitution. First, that every person is equal before the law. क्या कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कि लॉ, कानून के सामने सभी पर्सन्स क्या हैं, इक्वल हैं। What this means that every person from the president of country to Kanta, a domestic worker, has to obey the same law. Second, no person can be discriminated against on the basis of their religion, race, caste, place of birth, whether they are female, male. इसके बेस के ऊपर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। थर्ड, एवरी पर्सन हैज़ access to all public places इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल, शॉप्स, मार्केट। कोई भी पर्सन चाहे कहीं का भी हो, कुछ भी हो, सबको, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, सबको प्रॉपरली पूरा का पूरा राइट है कि वो असेस कर सकते हैं प्लेग्राउंड को, होटल्स को, शॉप्स को, मार्केट्स को, कहीं पर भी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ऑल पर्सन्स कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स, बाथिंग घाट्स, कुछ भी वो लोग बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड। छुआछूत, पहले क्या होता था, तुमने मुझे छू दिया, जो लोअर कास्ट के होते थे, अपर कास्ट वाले क्या कहते थे, तुमने मुझे छू दिया, मुझे दोबारा नहाना पड़ेगा, तुमने मुझे छुआ क्यों, तुम नीची जात के हो। तो ये सब कुछ चीज़ें आज के टाइम में कोई भी कंसीडर नहीं करता है। ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी है और हमारे लॉ में भी इन सब के लिए प्रोविजंस बनाए गए हैं। नाउ एवरीवन हैज़ एन इक्वल राइट। The two ways in which government has tried to implement the equality that is guaranteed in the constitution is first through law and second through government programs or schemes to हेल्प डिसएडवांटेजेस कम्युनिटी। तो गवर्नमेंट 2 तरीक़ों से हेल्प करती है, पहला तो लॉ बनाकर, और दूसरा क्या हो गया, गवर्नमेंट अलग अलग प्रोग्राम्स और अलग अलग स्कीम्स लॉन्च करती रहती है इन डिसएडवांटेजेस कम्युनिटीज़ को हेल्प करने के लिए। देयर आर सेवरल लॉज इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सनस राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली। बहुत सारे लॉ बनाए गए हैं ताकि हर पर्सन के राइट को इक्वली ट्रीट करने के लिए प्रोटेक्ट किया जा सके। इन एडिशन टू लॉज, द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो set up several schemes to improve the lives of communities and individuals who have been treated unequally for several centuries. गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स और बहुत सारे लॉज भी बनाए हैं जो लोग इतने सालों से गलत तरीके से ट्रीट किए जा रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है, उनके साथ उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। These schemes are to ensure greater opportunity for people who have not had this in past. ये स्कीम्स बनाई जाती हैं
अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाने के लिए जो इन लोगों को, ताकि उन लोगों के साथ ट्रीटमेंट अच्छे से किया जा सके। वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट इंक्लूड्स द मिड डे मील स्कीम। एक स्टेप था मिड डे मील स्कीम को इंट्रोड्यूस करना। This refers to program introduced in all government elementary school to provide children with cooked lunch। ये प्रोग्राम कैसा था? एक गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल के अंदर, एक नहीं गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर क्या किया जाएगा? मिड डे मील, सभी चिल्ड्रंस को लंच खाना कुक करके बनाकर वहाँ पर खिलाया जाएगा। तमिलनाडु फर्स्ट स्टेट था इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम एंड इन 2001 सुप्रीम कोर्ट आस्क ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स टू बिगन दिस प्रोग्राम इन देयर स्कूल विद इन 6 मंथ। और 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट्स गवर्नमेंट्स को ऑर्डर दिए थे कि ये स्कीम विद इन 6 मंथ्स आपके सभी गवर्नमेंट स्कूलों में शुरू हो जानी चाहिए। और इस प्रोग्राम का बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट भी था। क्यों आया था? क्योंकि यहाँ पर चाहे किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन के बच्चे हों, कुछ भी हों, सब इक्वली खाना बैठकर खा रहा है। कौन बना रहा है उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। These include the fact that more poor children have begun enrolling and regularly attending school। अब सभी बच्चे स्कूल भी रेगुलर अटेंड कर रहे हैं। Teachers reported that earlier children would often go home for lunch and then not return to school, but now with the midday meal being provided in school, their attendance was improved। Their mothers who earlier had to interrupt their work to feed their children at home during the day now no longer need to do so। पहले क्या होता था? बच्चे घर चले जाते थे लंच करने के लिए तो वापस ही नहीं आते थे। अब अटेंडेंस में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई, मिड डे मील स्कूल में ही मिल रहा है। प्लस अब बच्चों की मदर्स को भी ओवरबर्डन नहीं रहना पड़ रहा। उन्हें पहले आना पड़ता था अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए, घर अपना काम छोड़कर, जहाँ वो काम करने जाते थे वहाँ से बच्चों को खाना खिलाने आते थे। अब वो अपने काम को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। This program has also helped reduce caste prejudice because children of all castes in school eat this meal together and in quite a few places। और इस प्रोग्राम की वजह से कास्ट के जो इतने कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था वो भी काफ़ी कम हुआ, क्योंकि अभी सभी बच्चे मिलकर एक ही साथ खाना खा रहे हैं। दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील। दलित वुमेन्स को ही रखा गया खाना बनाने के लिए। मिड डे मील प्रोग्राम ऑल्सो रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट हु ऑफन कम टू स्कूल एंड कैन नॉट कंसंट्रेट because of their stomachs are empty। While government play an important role in increasing equality of opportunity, there is much that still needs to be done। गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया भी और बहुत कुछ अभी करना भी है। While the midday meal program has helped increase the enrollment and attendance of poor children in school। मिड डे मील से एनरोलमेंट इंक्रीज़ हुआ, बच्चों ने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल आने लगे और पुअर चिल्ड्रंस की भी हेल्प होने लगी, पढ़ने भी लग गए। But still there continue to be a big difference in our country between schools that the rich attend and those the poor attend। Even today there are several schools in country in which Dalit children like Om Prakash Valmiki are discriminated against and treated unequally। These children are forced into unequal situation in which their dignity is not respected। This is because people refuse to think of them as equal even though the law requires it। आज भी कई जगह पर उन लोगों को फेस करना पड़ता है। One of the main reason for this इज़ दैट एटीट्यूड चेंज वेरी स्लोली। मेन रीज़न इज़ कि लोगों की सोच, एटीट्यूड बहुत धीरे धीरे चेंज होता है। इवन दो पर्सनस आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज़ अगेंस्ट द लॉ, लोगों को पता है कि ये करना कानून के विरोध में है, उन्हें सज़ा हो सकती है, बट दे कॉन्टिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस, बिकॉज दे आर वुमेन। सो इट इज़ ओनली व्हेन बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज़ इन्फीरियर। तो फिर अब ये तो उन्हें सोचना पड़ेगा कि कोई भी इन्फीरियर नहीं है। एवरी पर्सन डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, दैट प्रेजेंट एटीट्यूड कैन चेंज। एक एक लाइन के अंदर इतने मीनिंग छुपे हुए हैं कि इस चैप्टर को हमें बहुत ध्यान से रीड करना पड़ेगा। Establishing equality in a democratic society is a continuous struggle and one in which individual as well as various community in India contribute to, and you will read more about this in book। तो इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करना एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर ये एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है, और इसको करने में ये नहीं है कि कम एफर्ट्स लगेंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा, नहीं, बहुत मेहनत लगेगी, बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि लोगों की मेंटालिटी को चेंज एक बार में कभी भी नहीं किया जा सकता। दैट टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम। अपनी मेंटालिटी को, अगर हमें अपने दिमाग से एक सोच को भी बदलना होता है तो हमें बहुत टाइम लगता है उसे चेंज करने में। यहाँ तो इतनी सारी
हमारी मिलियंस बिलियंस ऑफ पॉपुलेशंस हैं, तो उनकी मेंटालिटी को चेंज कर पाना एक बार में बहुत मुश्किल है. इट टुक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम. नाउ इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसी. अब क्या ये ज़रूरी है कि ये जो डेमोक्रेसी अनइक्वालिटी का जो इतना बड़ा इशू है वो सिर्फ हमारी ही कंट्री में है, या बाहर की कंट्रीज़ में भी है? So the truth behind is that in many democratic countries around the world, the issue of equality continue to be the key issue around which community struggle. सिर्फ इंडियन इकोनॉमी के अंदर ही नहीं, बाकी दूसरी इकोनॉमीज़ के अंदर भी जहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उन सब के अंदर ये इशू काफ़ी बड़ा इशू है हर जगह पर. फॉर एग्जाम्पल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अफ्रीकन अमेरिकन whose ancestors were slaves who are brought from Africa continue to describe their life today as largely unequal. This despite the fact that there is a movement in the late 1950 push for equal right for African Americans. मतलब अफ्रीकन अमेरिकन्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा इशू रहा था काले गोरे का वहाँ पर, कि तुम इस देश से आए हो, तो काले होते थे वो लोगों के साथ बहुत अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता था उन स्टेट्स के अंदर. फॉर एग्जाम्पल, when traveling by bus, they either had to sit at the back of the bus or get up from the seat whenever a white person wished to sit. मतलब एग्जाम्पल यहाँ में दिया हुआ है कि अगर वो बस में ट्रैवल कर रहे हैं या तो उन्हें बस के पीछे बैठना पड़ता था, और अगर सीट बैठे हैं और अगर किसी वाइट पर्सन ने, गोरे ने आकर ये कह दिया कि उसे यहाँ पर बैठना है, तो उसे खड़ा होना पड़ता था. Rosa Parks was an African American woman tired from a long day at work. She refused to give up her seat on a bus to a white man on 1st December 1955. Her refusal that day started a huge agitation against the unequal ways in which African Americans were treated and which came to known as civil right movement. What do you mean by civil right movement? ये एक स्ट्रगल था अफ्रीकन और अमेरिकन्स के बीच कि उनको उनका इक्वल राइट चाहिए, दोज ऑफ वाइट्स, जो राइट्स वाइट्स के पास हैं वही राइट्स उन्हें भी चाहिए. पर्सन लीगल राइट टू फ्रीडम फ्री ट्रीटमेंट, मतलब हर पर्सन के पास इक्वल राइट है कि उन्हें उनकी इकोनॉमी के अंदर फ्रीली रहने दिया जाएगा, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, दे गेट इक्वल treatment. The Civil Rights Act of 1964 prohibited discrimination on the basis of race, religion or nation region. It is also stated that all schools would be open to African American children and they would no longer have to attend separate schools specially set up for them. तो यहाँ से राइट मिले कि अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन दोनों ही एक ही स्कूल को अटेंड करेंगे, उनके लिए कोई सेपरेट स्कूल्स नहीं बनेंगे. हाउएवर डिस्पाइट दिस अ मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन्स कंटिन्यू टू बी अमंग द पुअरेस्ट इन द कंट्री. मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन children can only afford to attend government schools that have fewer facilities and poorly qualified teachers as compared to white students who either go to private schools or live in areas where the government schools are so highly rated as private schools. तो मीन्स यहाँ पर अफ्रीकन अमेरिकन्स को अब कुछ टाइम तक तो ये अनइक्वालिटी को फेस करना पड़ा था. जिन स्कूल्स में वो जाते थे वहाँ के टीचर्स, वहाँ की फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी एज़ कंपैरिजन टू अमेरिकन्स चिल्ड्रंस जो कि क्वालिफाइड या तो प्राइवेट स्कूल्स में जाते थे या फिर हाईली रेटेड गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते थे जहाँ पर सारी की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी. नाउ व्हाट आर द चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी. हमारी डेमोक्रेसी के सामने कौन कौन से चैलेंज हैं. फर्स्ट, नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक. कोई भी कंट्री कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक तो हो ही नहीं सकती और है भी नहीं. बहुत टाइम लगेगा कंप्लीट डेमोक्रेटिक होने में इन्हें. देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज़ एंड इंडिविजुअल्स ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, पुश फॉर अ ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इशू. Central to this is the struggle for the recognition of all persons as equal and for their dignity to be maintained. आज भी ये स्ट्रगल बहुत ज़्यादा चल रहा है कि सभी पर्सन्स इक्वल हैं, उनकी डिग्निटी को मेंटेन करना है. So in this book we have read about how issue of equality affects various aspects of our daily life and we will think about whether the equality of all person and their being able to maintain their dignity is upheld. क्या सब लोग इस चीज़ को मेंटेन कर पाए हैं. इस चीज़ के बारे में अब तक हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा.
हमने पढ़ा, कुछ आर्टिकल्स थे जिनके अंदर हमें फ्रीडम दी जा रही हैं। हमने स्टोरीज़ पढ़ी हैं कांता डोमेस्टिक वर्कर्स की, ओम प्रकाश वाल्मीकि की जिनको दलित बेस पर डिस्क्रिमिनेट किया गया था, अंसारीज़ की जिन्हें रिलीजियस बेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेट किया था, अफ्रीकन अमेरिकन्स मूवमेंट हमने बारे में पढ़ा, सिविल राइट मूवमेंट जहाँ पर वाइट और ब्लैक का डिस्क्रिमिनेशन किया गया, काले और गोरे का भेदभाव किया गया था। तो ये सब स्टोरीज़ हैं जो हमें ये बता रही हैं कि ये जो अनइक्वालिटी है ये सिर्फ इंडियन इकोनॉमी के अंडर ही नहीं है, ये और भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अंदर हैं और जिसके लिए बहुत सारा स्ट्रगल किया जा रहा है अभी। ओके स्टूडेंट्स, सो आप अभी इसी चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे।